गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर 3 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कृषि में सुधार। हमारा देश एग्रीकल्चर के मामले में प्राचीन समय से ही देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही रहा। यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई थी उस समय देश का 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था और एग्रीकल्चर ही देश की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का या समझिए कि आमदनी इनकम का सोर्स था। पिछले चैप्टर 2 में हम लोग ये पढ़े हैं कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल से शुरू करके और करीब करीब संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। भारत के शासन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस देश के रिसोर्सेस के संबंध में डिफरेंट तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर की शुरुआत एक इवेंट का तस्वीर नीचे दिया है। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में भी आपको बताए थे कि 1765 में 1765 ईस्वी में मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकेंड ने दीवानी राइट्स कंपनी के अधिकारियों को सौंप दिए। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में देश का फाइनेंशियल पावर, देश के रेवेन्यू और रिसोर्सेस पर पूरा अधिकार 1765 के इलाहाबाद की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश का इस देश में हो गया। यह जो इवेंट था वह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण इवेंट था और ब्रिटिश के लिए, ब्रिटेन के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि ब्रिटेन का जो स्वप्न था भारत पर अपना शासन स्थापित करने का, वह इस इवेंट के साथ पूरा हुआ और इस इवेंट को बहुत ही ग्लोरीफाइड रूप में, बहुत ही भव्य तरीके से इसका चित्र बनवाया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। हालांकि जो चित्र नीचे दिया गया है वह रियलिटी से काफी दूर है। इसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है कि यह घटना जो है वह एक टेंट में, एक तंबू समझते हैं, कपड़े का बनाया हुआ टेंट होता है जो युद्ध के समय उसमें सैनिक रहते हैं, तो उसी तरह का एक टेंट में ये इवेंट हुआ था। यानी शाह आलम द्वितीय ने सिग्नेचर करके भारत के शासन और यहाँ के रेवेन्यू का पूरा अधिकार ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को सौंप दिया। तो इस इवेंट को ग्लोरीफाई करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह सोच था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दुनिया को यह दिखाना चाहती थी कि भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर या भारत पर उसका अधिकार हो गया है। यानी इंडिया became the colony of British. This is shown by the picture of this event. इस इवेंट के तस्वीर को, इलाहाबाद संधि के तस्वीर को ग्लोरीफाइड करके रॉबर्ट क्लाइव ने इसलिए इसको बताया था। यही द कंपनी बिकम्स द दीवान में यही बातें लिखी। सेकेंड इसका है रेवेन्यू फॉर द कंपनी, राजस्व। गवर्नमेंट का जो इनकम होता है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं, राजस्व कहते हैं। यानी सरकार टैक्स के द्वारा, विभिन्न तरह का टैक्स, गवर्नमेंट का सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, उसका जो उसके द्वारा लगाया गया टैक्स। तो डिफरेंट टाइप के टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट किए गए, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को लेके पॉलिसी बनाई, यही इसमें लिखा है। लिखा गया है कि even though the company had become the दीवान, its primary focus remained on trade. यद्यपि कंपनी को भारत में दीवानी राइट मिल गया था,
लेकिन अभी भी इसका ज्यादातर ध्यान फोकस जो है वह व्यापार की तरफ था। वह ऐसा इट वांटेड इनकम फ्रॉम रेवेन्यू बट डिड नॉट वांट टू सेट अप ए रेगुलर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। ब्रिटिश गवर्नमेंट राजस्व तो प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन राजस्व प्राप्त करने के लिए कोई सिस्टम बनाने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। It wanted to increase the revenue so that it could buy cotton and silk at low cost. Before it became the diwan, the company had to import gold and silver from Britain to purchase goods. जब तक कंपनी को यहाँ का फाइनेंशियल राइट नहीं मिला था, यानी ब्रिटिश कंपनी को जब दीवानी राइट नहीं मिला था, तब तक जो ट्रेड जो व्यापार ब्रिटिश कंपनी करती थी उसमें उसको लॉस होता था। भारत से कॉटन, टेक्सटाइल, मसाले, सिल्क के सामान, ये सब चीज सस्ते दर पर खरीदते थे और उसके बदले में ब्रिटेन से सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना भारत में आता था और चांदी और सोना के बदले में इंडिया से सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल खरीद के ब्रिटिश व्यापारी ले जाते। अब इसको पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने ये पॉलिसी बनाया कि जब भारत पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया यहाँ के पूरे रिसोर्सेज पर, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि भारत के ही पैसे से, भारत के ही धन से सामान को खरीदा जाए और उसी को ले जाके यूरोप के मार्केट में बेचा जाए। यानी पहले जो भारत में खरीदे जाने वाले सामान के बदले में सिल्वर और गोल्ड जो ब्रिटेन से यहाँ लाते थे वह आना बंद हो गया और भारत में जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि एग्रीकल्चर ही भारत के लोगों के जीविका का मुख्य साधन था, तो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म, डिफरेंट तरह के तरीके को अपनाया, उसको लागू किया। इसके बारे में डिटेल आगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। The country of Bengal was badly affected. Agriculture production went down drastically. कहता है कि एज ए बंगाल में एग्रीकल्चर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। वहाँ का प्रोडक्शन जो है कम हो गया। आर्टिसन पीजेंट वेयर अनएबल टू मेक इन स्टिक, और जो कारीगर थे जो कुकिंग उद्योग का सामान भारत में बनता था वह भी लोगों के जरूरतों का सामान आपूर्ति करने में, सप्लाई करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सस्ते सामान थे वो ब्रिटेन से भारत आता था और यहाँ के जो कारीगर और आर्टिसन थे उन लोगों के उद्योग धंधों को नष्ट करने का काम जो कॉटेज इंडस्ट्रीज था हमारे देश में, इसको गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा किया। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि चूंकि एग्रीकल्चर भारत की इकोनॉमी का सबसे मजबूत आधार स्तंभ था, बेस था, इसलिए एग्रीकल्चर से कैसे रेवेन्यू आए, जमीन से भू राजस्व, जिसको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स कहते हैं, स्टेप विभिन्न तरह के जो भू राजस्व नीति भारत में अपनाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो सबसे पहली पॉलिसी थी वह था परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में इस पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। यह सेटलमेंट क्या था इसके बारे में डिटेल किया गया है। According to the terms of this settlement, the Rajas and Talukdar were recognized as जमींदार, यानी भारत में जो पहले से प्राचीन काल के राजा थे या जो तालुकदार थे, यानी किसी इलाके के जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनके नाम से हर एरिया में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो राजा थे, उनके नाम से जमीन को परमानेंट रूप से उनके नाम से सेटलमेंट कर दिया गया, उनके नाम से जमीन कर दी गई। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है तो आसपास के 2, 4, 10 गांव का जमीन उसके नाम से सेटलमेंट कर दिया गया, यानी परमानेंट रूप से उस जमींदार के नाम से जमीन को सेटलमेंट कर दिया गया। They had to collect the rent from peasant and pay the revenue to the company. अब ये जो जमींदार बना है, देश में जो जमींदार आज भी है और
ब्रिटिश जमाने में भी थे। जमींदारी प्रथा की शुरुआत यहीं से हुई, परमानेंट सेटलमेंट से, कि हर एरिया के जमीन को किसी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम से दे दिया गया, उसके नाम पे चढ़ा दिया गया, और उस व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस एरिया के से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और उस लैंड रेवेन्यू को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने में जमा करेगा। ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया या लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इसमें रेंट रेवेन्यू कितना लेना है ये फिक्स कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि एक पार्टिकुलर एरिया में जो रेवेन्यू फिक्स किया गया वह जमीन की क्वालिटी और उस एरिया के कितने बड़े क्षेत्र में एग्रीकल्चर वर्क हो सकता है और उसका फर्टिलिटी कितनी है, इस आधार पे जमीनों का परमानेंट रेवेन्यू सेट कर दिया गया। The company thought that this would ensure that there was regular revenue to the company's coffers and जमींदार would invest in improving the land। कंपनी ने ये सोचा था कि जमींदार लोग जो है वो जमीन को सुधार करने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्च करेंगे, इससे एग्रीकल्चर का कंडीशन बढ़ेगा और किसानों की स्थिति भी अच्छी होगी और गवर्नमेंट को रेगुलर रेवेन्यू सप्लाई भी मिलता रहेगा। लेकिन क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ये सोच थी, यह सोच परमानेंट सेटलमेंट के इंट्रोडक्शन से पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, ये अगले टॉपिक्स में है। द प्रॉब्लम ऑफ जमींदारी सिस्टम, इसमें समस्याएं कहाँ उत्पन्न हुई। The revenue fixed was very high and most जमींदार found it impossible to pay। गवर्नमेंट ने, कंपनी ने जो रेवेन्यू फिक्स किया वह काफी ज्यादा था, उसका रेट काफी ज्यादा था, उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता नहीं था, जितना प्रोडक्शन नहीं होता था उससे ज्यादा रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। तो जमींदार जो थे वो रेवेन्यू को पे करने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगे। अब किसानों से जितना जमींदार का रेवेन्यू फिक्स किया गया था, जमींदार उससे ज्यादा वसूलते थे और उसका ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखते थे और जितना फिक्स किया गया है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाते थे। सपोज दैट अगर किसी एरिया का रेवेन्यू कलेक्शन 50,000 अगर फिक्स किया गया है तो जमींदार 1 लाख रुपए वसूलते थे और 50,000 खुद रख लेते थे और 50,000 गवर्नमेंट के पास भेजते थे। अल्टीमेटली इसका बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ने लगा। मेनी जमींदार वेयर ऑप्शन ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस। ये भी नियम बनाया गया था कि जिस जमींदार के नाम से परमानेंट सेटलमेंट है, अगर वह रेवेन्यू को पे करने में अनेबल रहता है, असमर्थ रहता है, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। और इसका परिणाम ये हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट के कारण बहुत से जमींदार ऐसे थे जो फिक्स किया गया था वो नहीं पे कर पाए, तो उनकी जमींदारी वापस ले ली गई। ऑप्शन, नीलाम कर दिया गया उनकी जमींदारी को, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति यदि लेना चाहता है तो वो ले सकता है। कहता है कि द सिचुएशन चेंज्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी एज एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड एंड प्राइसेस रो। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 1800 ईस्वी के शुरू में परिस्थितियों में बदलाव आया, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े। दिस मेंट मोर इनकम फॉर द जमींदार, और इसका परिणाम हुआ कि जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा इनकम होने लगा, क्योंकि रेवेन्यू तो एक बार फिक्स कर दिया गया था, आपको उतना ही पे करना था। अगर बाद में आप जमीन में इम्प्रूवमेंट करके, सुधार करके आपको ज्यादा इनकम होता है तो जमींदार का होने लगा। द कंपनी डिड नॉट गेन एनीथिंग बिकॉज इट हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू परमानेंटली। इससे कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसने तो पहले से ही रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। Even then, the जमींदार did not show any interest in improving the land। लेकिन इसके बावजूद जमींदारों ने जमीन की स्थिति को सुधारने में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं लगाई और न उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। द सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेसिव फॉर द कल्टीवेटर। किसानों के लिए यह सिस्टम बहुत ही दमनकारी था, क्योंकि फसल बराबर खराब होती थी वर्षा के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण, लेकिन जमींदार कठोरता पूर्वक किसानों से लगान वसूलते थे, तो इससे कल्टीवेटर की स्थिति दयनीय होने लगी। टेक लोन्स फॉर द मनी लेंडर टू पे रेंट, फेलियर टू पे हिज रेंट, द लोन रिजल्टेड इन हिम लूजिंग हिज एंसेस्ट्रल लैंड
और किसानों को क्या प्रॉब्लम होने लगा कि लगान चुकाने के लिए वो साहूकारों से पैसा लेते थे और साहूकार का पैसा फिर अगर फसल खराब हो जाती थी, साहूकार का पैसा वो नहीं चुका पाते थे, तो उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन से जो उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें दी गई थी वह जमीन उन्हें खोना पड़ता था। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जितना कंपनी चाहती थी कि उसको इससे प्रॉफिट हो, उतना प्रॉफिट उसको हुआ भी नहीं। न लैंड जो उम्मीद कंपनी का था कि जमींदार लैंड इम्प्रूवमेंट में काम करेंगे, तो यह भी नहीं हो पाया और अल्टीमेटली यह सिस्टम जो है धीरे धीरे कोलैप्स कर गया। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम लाया गया वह था महालवाड़ी सेटलमेंट। महाल, एक पार्टिकुलर एरिया को महाल घोषित किया गया। इस सिस्टम को लाने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी। 1822 में ये सिस्टम लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड सिस्टम लाया गया। अंडर दिस द कलेक्टर इंस्पेक्टेड द लैंड एंड मेजर्ड द फील्ड्स ऑफ एवरी विलेज। जो इसमें क्या किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर थे, कलेक्टर, वे प्रत्येक गांव के जमीन का माप करवाया गया कि किस गांव में कितनी जमीन है और किस क्वालिटी की जमीन है। देन द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द ईच प्लॉट विदिन द विलेज वाज एडेड अप, और प्लॉट वाइज रेवेन्यू बनाया गया, राजस्व की जो जमीन जैसी थी, जितना बड़ा था या उसकी क्वालिटी जैसी थी, उसके अनुसार अलग अलग जमीन के टुकड़े का प्लॉट का रेवेन्यू सुनिश्चित किया गया। और एक गांव में जितना प्लॉट वाइज रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उस क्षेत्र को उतना रेवेन्यू पे करना होता था। द टोटल वाज द रेवेन्यू दैट ईच विलेज या महाल वाज सपोज टू पे। विलेज को महाल कहा गया। छोटे छोटे अगर गांव होते थे तो 2-3 विलेज को मिला के एक महाल घोषित कर दिया जाता था, या बड़ा कोई गांव था तो एक ही गांव में एक ही महाल होते थे या 2 महाल होते थे। इस तरीके से महाल मतलब एक एरिया था, एक पार्टिकुलर एरिया को महाल कहा गया और उस एरिया के प्लॉट बाय प्लॉट उसका माप करवाया गया, उसका रेवेन्यू फिक्स किया गया। तो ये सिस्टम जो है वह महालवाड़ी सिस्टम कहलाया। दिस रेवेन्यू वाज टू ग्रेजुअली रिवाइज। द विलेज हेडमैन हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। और इसमें जमींदारों को जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि प्रत्येक गांव का जो मुखिया होता था, जो हेडमैन होते थे, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, उनको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वह उस एरिया का, उस पूरे क्षेत्र का रेवेन्यू इकट्ठा करके वो गवर्नमेंट को देंगे। ये सिस्टम जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी और उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश बिहार माने बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते थे, इस क्षेत्र में ये सिस्टम लागू किया गया। इसके बाद एक और सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया, उसको हम रैयतवाड़ी सिस्टम या मुनरो सिस्टम कहते हैं। ये मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने अपने क्षेत्र में यानी साउथ इंडिया में इस पॉलिसी को चलाया था। इन द साउथ ए न्यू सिस्टम वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड नामक व्यक्ति ने छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि यह रैयतवाड़ी सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है। और इस सिस्टम को बाद में सर थॉमस मुनरो, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उन्होंने इसको अपने क्षेत्र में साउथ इंडिया में लागू किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ए सेटलमेंट वाज मेड बाय डायरेक्टली विथ द कल्टिवेटर्स, यानी इसमें बीच में कोई नहीं रहा। कंपनी और किसान, कृषक, जिनको रैयत कहा गया, उनके साथ डायरेक्ट संपर्क कंपनी के अधिकारियों ने किया और डायरेक्ट किसानों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। यानी जो व्यक्ति किसी प्लॉट पे खेती करता था, उसके नाम से ही जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया, उसके नाम से ही पूरा सेटलमेंट बना दिया गया। द फील्ड वेयर केयरफुली सर्वेड एंड मेड रेवेन्यू असेसमेंट में, और जो जमीन थे उसको सावधानी पूर्वक सर्वे करके, उसका इंस्पेक्शन करके, जमीन की क्वालिटी और एरिया के अनुसार रेवेन्यू प्रत्येक प्लॉट का फिक्स कर दिया गया। और यह रेवेन्यू अब किसी विलेज के हेडमैन, जो महलवाड़ी सिस्टम में था,
या जमींदार जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में था, ये बीच में कहीं नहीं रहा। डायरेक्ट जो रैयत थे, जो कल्टीवेटर, इनको रैयत कहा गया, वही अपने जमीन का रेवेन्यू सीधे कंपनी के पास जमा करते थे। However, all these new systems did not achieve the desired results. लेकिन कहता है कि इतने सारे सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस तो किए गए, लेकिन जितना उम्मीद ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी कि जितना रेवेन्यू आएगा उतना इनकम आ नहीं सका, और अंततः ये सिस्टम भी पूरी तरह भारत में सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर सका। तो मुख्य रूप से ये 3 सिस्टम के बारे में बताए गए कि कंपनी को रेवेन्यू की जरूरत क्यों थी, और उस रेवेन्यू को पूरा करने के लिए उसने परमानेंट सेटलमेंट लगाया, जिसे जमींदारी सिस्टम कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा सिस्टम महलवारी सिस्टम, ये सिस्टम लगाया गया। और साउथ इंडिया में जो सिस्टम था उसे मुनरो सिस्टम या रैयतवारी सिस्टम कहते हैं। तो ये डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में आपने पढ़ा। इसमें जितने भी सिस्टम हैं उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एराइज होंगे। फिर जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर तैयार करके पूरा असाइनमेंट